हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाए हैं चैप्टर 3 जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं इसमें मिले हुए हैं। सब के लिए हमने फॉर्मूला जो है थ्योरी क्लासेस में दिया हुआ है। तो आज उस सारे फॉर्मूले को हम लोग बारी बारी से है ना न्यूमेरिकल के हिसाब से इन्फोर्स करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द कन्वर्शन ऑफ x टू y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो है देखिए यहां पर आंसर 1 लिख लेते हैं और ये जो चेंज दिया है हुआ है x टू y इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए वी हैव x टू y, देखिए ये दिया हुआ है x रिएक्टेंट है और y प्रोडक्ट है। अब कहता है कि यहां पर देखिए ये जो रिएक्शन है कहता है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां जो हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो देखिए रेट इक्वल टू हो जाएगा k इंटू कॉन्सेंट्रेशन x टू द पावर 2। इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर कि ये जो है आपका इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और ये जो रेट है इसको हम लोग R1 से यहां पर डिनोट करते हैं क्योंकि हमको और भी आगे बढ़ना है। कहता है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 times, तो यहां पर लिख देते हैं कि इफ x, देखिए यहां पर x का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x बिकम्स कितना 3 times कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, अगर ये हो जाए तो फिर हम लोग न्यू जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रेट और इसको हम लोग ले लेते हैं R2। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3x और टू द पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं देखिए नाउ R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 है आपका K इंटू ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन x का स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई K इंटू कॉन्सेंट्रेशन 3x का स्क्वायर है कि नहीं। अब इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। देयरफॉर यहां पर आप चाहें तो यहीं लिख सकते हैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा। और यहां पर लिख सकते हैं फिर देयरफॉर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9R1। देखिए ये होगा कि नहीं। कहने का मतलब हुआ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y जो होगा यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y विल बी हाउ मेनी टाइम्स, विल बी 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन जो है आराम से कर लेते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन पर है और रेट ऑफ रिएक्शन पर थ्योरेटिकल क्लास में भी मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल बताया था, तो फिर उसी को यूज करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 2 में। अब देखिए आंसर नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है पहले उसको देखना पड़ेगा हमको। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं
in a reaction between A and B, the initial rate of reaction was measured for different concentration of A and B as given. ये जो डेटा दिया हुआ है, जो कॉलम बनाया हुआ है, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट नंबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और फिर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसी कॉलम को यूज करते हुए हम लोगों को व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है एंड बी निकालना है और देयर आफ्टर फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माने कंप्लीट ऑर्डर जो है उस रिएक्शन का निकालना है। तो ये किस मेथड पर बेस्ड है? याद कीजिए, तो ये होगा इनिशियल रेट मेथड पर। तो इनिशियल रेट मेथड के लिए मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, बताइए, हाइपोथेटिकल रेट लॉ निकाल लेंगे। तो देखिए यहां लिखिए, वी हैव ए प्लस बी, यही तो रिएक्शन है आपका, और ये देता है प्रोडक्ट, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट देता है। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा? हाइपोथेटिकल रेट लॉ। तो यहां पर लिख देते हैं हाइपोथेटिकल रेट लॉ, हाइपोथेटिकल रेट लॉ क्या हो जाएगा? बोलिए, रेट इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए टू दी पावर एक्स कर लीजिए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी टू दी पावर वाई, ठीक है। तो यहां जैसे ही हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेट लॉ हो जाएगा, और एक्चुअल रेट लॉ हो जाएगा तो फिर देखिए ए का जो काइनेटिक्स एक्स है वो निकल जाएगा, बी का काइनेटिक्स वाई निकल जाएगा, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में याद कीजिए कि हमने क्या बताया था, हमने बोला था कि नाउ वी कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन या सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ए के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि नहीं, 0.20 0.20। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 को इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, नाउ लिख देते हैं कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 and 2 for rate of reaction। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के इंटू, अब ए का देखिए कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 के लिए क्या है, ये है 0.20 टू दी पावर एक्स, और फिर बी में जाइए तो 0.30 टू दी पावर क्या होगा वाई, और फिर डिवाइडेड बाय के इंटू रेट 2 के लिए बताइए, फिर से हो जाएगा 0.20 टू दी पावर एक्स, और इंटू बी के लिए क्या लिखेंगे 0.10 टू दी पावर वाई, ये लिख लेंगे। और ये जो रेट 1 और रेट 2 का वैल्यू है वो हम थर्ड कॉलम से लिख लेंगे, और थर्ड कॉलम में देखिए क्या है 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब बताइए इसको कैंसिल कर लेने के बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 0। देयरफॉर यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहां पर b का जो काइनेटिक्स होगा, जो y है वो क्या है, 0 हो जाएगा। तो एक आंसर आपको आ गया। सिमिलरली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार कॉन्सेंट्रेशन B के लिए हम लोग सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन या सेम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। तो देखिए 1 2 तो ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम लोग 1 और 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या चाहे 2 और 3 को, एक ही बात है। तो देखिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि रेट 1 बाय रेट 3। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो बताइए इसमें वैल्यू क्या होगा। फिर से हम लोग लिखेंगे k इंटू रेट 1 के लिए तो वही हो जाएगा 0.20 टू दी पावर x इंटू 0.30 टू दी पावर y। यहां के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में देखिए रेट 3 के लिए, अब 3 के लिए क्या है, k इंटू हो जाएगा 0.40 टू दी पावर x हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 0.05 टू दी पावर y। और इसका जो है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से वैल्यू निकाल देंगे। देखिए लिखा हुआ है क्या है, 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए देखिए ये क्या है, 7.56 इंटू 10 टू दी पावर -5। क्लियर। तो इतना लिखने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहां पर अगर हम देखिए y का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो ये पूरा पार्ट जो है 0.30 टू दी पावर 0 बाय 0.05 टू दी पावर 0, ये 1 हो जाएगा। और यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1/2 होल टू दी पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बताइए कितना, 5.07 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 7.56, क्योंकि ये भी 10 टू दी पावर -5 10 टू दी पावर -5 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो ये देखिए 2 टू दी पावर x कर दें, इसको पलट दें, तो हम भी इसको पलट देंगे और ये वैल्यू लगभग हो जाता है 1.5 के आसपास हो जाता है, क्योंकि ये 1.49 होता है, तो राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लॉग लेकर के x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं हम लोग कि बाय टेकिंग लॉग we can easily find x, हम लोग को मिल जाएगा। और जानते हैं कि x का वैल्यू किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं x इज इन फ्रैक्शन, जो भी होगा कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। अब जो फ्रैक्शन में आए वो फ्रैक्शन में होगा। तो यहां पर a का काइनेटिक्स x जो होगा वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, और b का जो काइनेटिक्स y है वो 0 हो गया। अब x और y को हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जो इनिशियल रेट लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बार और। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं रिवाइज कर दूं तो आपके लिए जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए जो रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है ए और बी में ये रिएक्शन है, जो हमने लिख लिया। और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिखा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर जो है x ले लिया और y ले लिया। x ले लिया a के लिए और b के लिए हम लोगों ने y ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करके
एक्स और वाई का वैल्यू बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो वही तो आपको निकालना ही है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, वो निकल जाएगा। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक्स प्लस वाई को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको जरूर आप बनाएंगे। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो जरा जल्दी से पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 5730 years and wood had only 80% of C14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर है। किस पर है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो यहां पर हम लोगों को लिख लेना होगा आंसर नंबर 3 के लिए कि सिंस रेडियो एक्टिव डीके is first order reaction, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लें, यहां पर देखिए सबसे पहले हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे K इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। देखिए यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप 0.693 और टी हाफ आपका दिया हुआ है कितना, 5730। तो इतना पर ईयर हो जाएगा। यहां पर आप चाहें तो इसको जो है ईयर -1 लिख सकते हैं, पर ईयर हो जाएगा। अब आपके पास में वो जो इक्वेशन है ना, क्या निकालने का, टाइम निकालने का, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। तो यहां लिखिए अगेन वी हैव, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला आपके पास में है। तो यहां लिखना होगा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई K log concentration A नॉट बाई concentration A। देखिए यही फॉर्मूला आपके पास में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां पर T हमको निकालना है, तो इसमें आप ये वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाएगा 2.303 बाई K का वैल्यू देखिए यहां से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.693 और ये जो आपका 5730 है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5730 और फिर यहां पर क्या हो जाएगा लॉग और कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई कॉन्सेंट्रेशन ए, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 80% है तो परसेंट किस में होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 हो गया और 80% जो बच गया तो यहाँ देखिए 80 हो गया, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन ए का काम कर रहा है। तो यहां पर जो है ये और ये कैंसिल कर लीजिए और फिर इसको एक बार आगे यहां से बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई देखिए 0.693, है ना। और ये हो जाएगा log m माइनस log n के फॉर्मूला में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा log m मतलब log 10 माइनस log 8, जो सिंपल लॉगरिथम का रूल है, आपको हमने कभी दिया होगा और नहीं तो आप 11 में भी पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम वगैरह में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो किसी दिन मैं लॉग का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं कुछ दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको केमिकल काइनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग चाहेंगे तो एक बार फिर से लिख लेते हैं 2.303 इंटू 5730
डिवाइडेड बाय 0.693, है ना। और ये देखिए क्या है, log 10 1 होता है, और ये log 8 क्या होता है, log 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 log 2। तो इसको आप चाहें तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो 3 और log 2 का वैल्यू होता है 0.301। ये तो आपको याद रखना भी होगा। तो इसको अगर हम लोग पूरी तरह से कैलकुलेट करें तो ये नियरली जो है आपका 1845 ईयर्स आ जाएगा। देखिए यही आपका जो है फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, इसी के अराउंड आएगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो एक्टिव डिकेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि टी हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ, वो वैल्यू पुट कर देते हैं, और फिर से जो आपका जनरल इक्वेशन है टाइम निकालने का, तो वो आप निकाल लेते हैं। और देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये तो सब बिल्कुल दिया हुआ है सामने में, कि 80% जो कहता है वो लिविंग ट्री में अभी तक बचा हुआ है। इसका मतलब 20% क्या हो गया, डिके हो गया। तो ये 100/80 आपने पुट किया, और बाकी काम जो है छोटा मोटा लॉग का है वो लेते हुए हम लोग फाइनली कितना निकाल लेते हैं, 1845, मतलब 1845 ईयर्स नियरली आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 4 में। अब आंसर नंबर 4 के लिए हमारा कैसा क्वेश्चन है, पहले हम लोग जरा क्वेश्चन को भी एक बार देख लें। वो क्वेश्चन कैसा है, कहता है कि द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो लिखा हुआ है किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी पर क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को लिख लीजिए जो मैंने पहले दिया हुआ है। तो आंसर नंबर 4 में हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं कि वी हैव, देखिए क्या क्या फॉर्मूला है, इसको जो है लिख लेना होगा। बोलिए, log K2/K1 इज इक्वल टू होगा EA बाय 2.303 R इंटू होता है 1/T1 माइनस 1/T2। देखिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग सारा वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग लिख देते हैं log, अब ये बताइए क्वाड्रपल्स है मतलब क्या, K1 का 4 टाइम्स है, तो हम लोग यहां पर लिख लें 4K1 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA बाई, ये भी वैल्यू पुट करते चले हम लोग, तो 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट लिख लेने से फाइनल आंसर का यूनिट लिखने में आराम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/T1 मतलब 1/293 माइनस हो जाएगा 1/T2 दैट इज 330। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते चले हम लोग। देखिए ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA बाई, फिर से एक बार इतना लिख लेते हैं हम लोग, 2.303 इंटू 8.314 है ना, जूल पर केल्विन पर मोल तो दिया ही हुआ है, तो वो हम लोग देख लेंगे। और ये हो जाएगा, देखिए 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313। ये एलसीएम लेकर के हम लोग लिख सकते हैं, जो सिंपल सा चीज है। अब आप डायरेक्ट चाहें तो EN निकाल सकते हैं। देयरफॉर EA इज इक्वल टू क्या होगा, बतलाइए, ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 होगा। तो log 2 का वैल्यू होता है 0.301, जो हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये होगा
2 इंटू 0.301 इंटू 2.303 इंटू 8.314 हो जाएगा, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा 293 इंटू 313 और होल डिवाइडेड बाय जो होगा वो हो जाएगा 20। देखिए इसको जो माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 20 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि देखने में तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि देखिए जब भी डेसिमल में अगर डेसिमल प्लेस अधिक में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि उसको राउंड ऑफ करके काम कर लीजिए। तो यहाँ 0.301 के बदले में 0.3 ले लेंगे रफ पर, ये 2.3 ले लेंगे, यहाँ पर 8.3 ले लेंगे, है ना। अब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में कहीं कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और सीबीएसई बोर्ड में आप ऐसा कर सकते हैं, आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। और फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो नियरली आंसर जो है 52.8 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्टिवेशन एनर्जी पर भी क्वेश्चन सिंपल होता है, वो बन जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पास में डिफरेंट फॉर्मूले पर एक बार जो है क्वेश्चन बना है, अभी अभी हमने बतलाया, पहले भी बताया है कुछ, तो वो सब मिला करके पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होता है केवल एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। और मैं होप करता हूं कि आप पूरी तरह से इस न्यूमेरिकल को भी समझ गए होंगे और इस चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स है इसको भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आप जितना भी हो अपने दोस्तों को भी बताइए और आराम से इसकी तैयारी करते रहिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपका हमेशा जो है हेल्प करता रहूंगा केमिस्ट्री माय ड्रीम के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना भी ड्रीम इसी केमिस्ट्री माय ड्रीम से पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी हेल्दियर एंड सेफ।